हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। अब आज हम आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आगे का पार्ट है दैट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन, वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी के जो दो इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी गैसेज हैं CO2 और O2, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कौन कौन से अलग अलग ब्लड कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे न्यू मेंबर हैं तो प्लीज़ जाइए और सबसे पहले जाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब तक आप लोगों ने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री नोट्स प्रोवाइड करते हैं। सो प्लीज़ हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी को भी फॉलो कीजिए। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया है, मैं वेट कर रही हूँ, आप जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। तो अगर बटन पर क्लिक कर दिए हैं तो चलिए सेशन के साथ शुरू करते हैं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज सेशन दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये पढ़ने से पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं, दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी। ये हम डिटेल में वापस पढ़ेंगे, चैप्टर के 2-3 टॉपिक्स के बाद वापस से ये कॉन्सेप्ट है आपके टेक्स्ट बुक में, तो ये हम वापस कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको इंटरनल रेस्पिरेशन समझना है तो आपको बेसिक वर्किंग ऑफ हार्ट और ब्लड का क्या रोल है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्विकली देखते हैं, इसके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हमको एक चीज़ बचपन से पता है कि पूरी बॉडी में ब्लड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? हार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? हार्ट से। और हमको ये भी पता है कि ह्यूमन हार्ट 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है। कितने चेंबर्स में डिवाइडेड है? 4 चेंबर्स में। मतलब हमारा जो हार्ट है, जो ऐसे मुट्ठी जैसा दिखाई देता है, इट लुक्स लाइक अ फिस्ट, इट इज ऑफ साइज ऑफ अ फिस्ट एंड इट लुक्स समवट लाइक दिस ओनली। सो ये जो हमारा हार्ट है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। तो ये चेंबर्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट में ड्रॉ कर रही हूँ, इसीलिए इसको लेफ्ट चेंबर बोलूँगी, ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखो, आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया होता है वो अपोजिट दिया होता है, क्योंकि जब मैं इस डायरेक्शन में खड़ी होंगी तो मेरा राइट साइड का एट्रियम मतलब राइट साइड का बॉडी, लेफ्ट साइड का एट्रियम मतलब लेफ्ट साइड का बॉडी। जब आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको ये उल्टा लगेगा, लेकिन जब आप इसको ऐसे ही देखोगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, फ्रॉम टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ एंगल, तो आपको डायग्राम करेक्ट लगेगा। तो हमेशा याद रखो, टेक्स्ट बुक में जो चीज़ राइट दी है वो आपकी लेफ्ट है और यहाँ पर जो लेफ्ट दिया गया है वो आपका राइट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या बोला गया है कि दिस इज राइट एट्रियम। मैंने क्या बोला? टेक्स्ट बुक में जो चीज़ राइट में ड्रॉ की है, राइट साइड में, आपके राइट साइड में ड्रॉ की गई है, वो आपका लेफ्ट साइड है। और टेक्स्ट बुक में जो चीज़ लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया गया है वो आपका राइट साइड है। ठीक है, इसको लेके कंफ्यूजन मत करना। सो बेसिकली एक हार्ट है, हार्ट के 4 चेंबर्स हैं। 4 चेंबर्स कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, मतलब ऊपर वाले पार्ट को हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। सो ऊपर 2 चेंबर्स हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम, और नीचे 2 चेंबर्स है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमने क्या बोला कि बॉडी में ब्लड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? हार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहले हम ये वाला पार्ट देखेंगे। मेरा ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से मेरी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी की जो ब्रांच है आयोर्टा, वहाँ पर ब्लड जा रहा है। कहाँ जा रहा है ब्लड? डॉर्सल आयोर्टा के पास जा रहा है। डॉर्सल आयोर्टा से हमारा ब्लड जा रहा है बॉडी ऑर्गन्स के पास, एक एक सेल, एक एक टिश्यू के पास हमारा ब्लड जाएगा। फिर समझो वो सारा बॉडी ऑर्गन्स ने जब ब्लड यूज कर लिया, जब ब्लड यूज हो जाता है, मतलब एक्चुअली क्या यूज होता है? ब्लड के अंदर जितने भी डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स थे वो यूज हो जाते हैं, और ब्लड अपने साथ जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा था वो सेल्स ले लेते हैं। अब ब्लड जा रहा है, ब्लड बॉडी ऑर्गन्स के पास जा रहा है, बॉडी ऑर्गन्स ब्लड से सारी चीजें ले रहे हैं और फिर खाली ब्लड को आगे भेज रहे हैं। तो अब जो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा। हार्ट से जो ब्लड निकल के बॉडी ऑर्गन तक आया था वो एकदम न्यूट्रिएंट से भरा पूरा था, उसके अंदर ढेर सारा ऑक्सीजन, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स थे। लेकिन जब वही ब्लड बॉडी ऑर्गन से निकल के सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के पास जाएगा तो उसके पास अब कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे, उसके पास सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स बचे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब ये जो ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के पास आया, आयोर्टा का काम होता है बॉडी को ब्लड देना, वेना कावा का काम होता है बॉडी से ब्लड लेना। तो ये वेना कावा बॉडी से ब्लड लेकर कहाँ देगा? ये वापस हार्ट को देगा, क्योंकि जो चीज़ जहाँ से आई है वापस वहीं जाएगी। अब ये वेना कावा जो ब्लड लेकर आया है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। जब
लेफ्ट साइड से ब्लड निकला था तब वो ऑक्सीजनेटेड था, मतलब ब्लड वॉज कंप्लीटली फिल्ड विथ ऑक्सीजन, बहुत सारा ऑक्सीजन था ब्लड में। लेकिन जब ब्लड वापस आया हार्ट के पास तो उसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन किसने ले लिया, बॉडी ऑर्गन्स ने ले लिया। तो अब मैं इस ब्लड का क्या करूं, ये तो रहेगा बॉडी के अंदर ही, करेक्ट। तो अब इस ब्लड में मैं नया ऑक्सीजन डालूंगी ताकि वो वापस बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर सके हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि सेल्स को एक बार ऑक्सीजन दे दिया तो वो दिन भर काम करेंगे ऐसा नहीं है, उनको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लगते रहता है। तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम के पास आया है, वो ब्लड कहाँ जाएगा, दैट ब्लड विल गो टू राइट वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, मतलब अपर चेंबर से लोअर चेंबर, और फिर लोअर चेंबर से वो ब्लड कहाँ पर आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। मैंने आपको बोला था कि जब पल्मोनरी वर्ड आता है तो मतलब आर्टरी और वेन्स का फंक्शन अलग हो जाता है। आर्टरी का मतलब क्या होता है, इट ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है आर्टरी का मतलब, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पर हम पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी, ये वर्ड अंडरलाइन करके रखो, ये पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही है। देखो वेना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी वर्ड आया मतलब फंक्शन अपोजिट हो जाता है। नॉर्मल आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, पर पल्मोनरी आर्टरी है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो हमारे हार्ट के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वेना कावा के पास से, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी। पल्मोनरी आर्टरी किसको देगी वो ब्लड, ऑक्सीजन कौन लेता है, मतलब हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, हम सबको पता है लंग्स। कौन सा ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स। लंग्स के पास ही ऑक्सीजन भर भर के आता है, क्योंकि वही सांस अंदर लेता है और उसको एयर फिल्टर करने का काम है, एल्वियोलाई में एयर फिल्ट्रेशन होता है। सो हमारे राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, वो लंग्स के पास गया। कहाँ पर गया, लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या है, ढेर सारा ऑक्सीजन है। क्या है लंग्स के पास, ढेर सारा ऑक्सीजन है। तो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आया था, लंग्स उसमें ऑक्सीजन भर देता है। अब वो ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन्स में। मैंने आपको बोला अपोजिट फंक्शन है, पल्मोनरी वर्ड लग जाता है मतलब फंक्शन अपोजिट हो जाता है। नॉर्मल वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी वेन का काम क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट को देना। ये वर्ड सिर्फ हार्ट तक लिमिटेड है, पल्मोनरी वर्ड पूरी बॉडी में कहीं यूज नहीं होगा, सिर्फ हार्ट से रिलेटेड वो वर्ड है। तो हमने क्या बोला कि हार्ट हमारा जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है डोर्सल आयोर्टा को, डोर्सल आयोर्टा उसको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, बॉडी के सेल्स सारा ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं और अब ब्लड का ऑक्सीजन खाली करके वेना कावा को दे देते हैं। तो वेना कावा के पास जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, अब उसको वापस ऑक्सीजन से भरना है। तो वेना कावा वो ब्लड वापस हार्ट को दे देगा कि भाई जाओ अब तुम ऑक्सीजन भरवा के लाओ। तो हार्ट वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को देगा, पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स से कनेक्टेड है वो लंग्स के पास उस ब्लड को लेकर जाएगी, लंग्स उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भर देगा। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के पास जाएगा और पल्मोनरी वेन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगी, लेफ्ट एट्रियम को, और फिर लेफ्ट एट्रियम से वापस से ये साइकिल ऐसे चलते रहेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर दो सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार हार्ट टू बॉडी और फिर दूसरी बार बॉडी टू लंग्स। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, एक बार हार्ट से लेकर बॉडी तक ब्लड जा रहा है फिर हार्ट तक आ रहा है, और दूसरी बार में हार्ट से लंग्स के पास जा रहा है फिर हार्ट के पास आ रहा है। तो ये एक सर्कुलेशन और ये एक सर्कुलेशन, ऐसे दो सर्कुलेशन हो रहे हैं। इसीलिए हम हार्ट के सर्कुलेशन को बोलते हैं, ह्यूमन सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं हम, डबल सर्कुलेशन। दिस इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये सिस्टमैटिक क्या होता है, पल्मोनरी क्या होता है, ये सब हम बाद में देखेंगे जब हम एक्चुअल ये कंटेंट पढ़ेंगे। आज के कंटेंट के लिए आपको समझना क्या इंपॉर्टेंट था कि बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, ब्लड का। अब ब्लड में ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, तो चलिए वो देखते हैं। ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं कि ब्लड में आखिर ऐसी क्या चीज होती है जिसके वजह से ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाता है। तो सबसे पहले तो ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड आरबीसी। ब्लड किस चीज से बना है, ब्लड हमारा बना है प्लाज्मा और आरबीसी से। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा कंटेन्स वाटर, 80% ऑफ वाटर, देन सीरम, सीरम मतलब प्रोटीन वगैरह, सीरम एल्बुमिन प्रोटीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड इट कंटेन्स अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, सो मेजर अमाउंट क्या होता है हमारे प्लाज्मा में, वाटर। और आरबीसी क्या होता है, इट इज नथिंग बट रेड ब्लड
कॉर्प्यूसेल। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल। आप इसको रेड ब्लड सेल भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर ऐसी एक क्या चीज होती है? रेड ब्लड सेल के अंदर एक चीज होती है हीमोग्लोबिन। क्या होता है रेड ब्लड सेल के अंदर? हीमोग्लोबिन। तो देखो हम बोल रहे हैं कि हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। अब ब्लड में क्या होता है? ब्लड में होता है प्लाज्मा और आरबीसी। प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर। वाटर किस चीज से बना हुआ है? वाटर का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O, मतलब कुछ अमाउंट का ऑक्सीजन वाटर में है। तो हमारी बॉडी में 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा से ट्रांसफर होता है। किससे ट्रांसपोर्ट होता है? 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन बाकी का बचा 97% ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के पास एक बहुत ही खास चीज है और वो है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको ये सब थ्योरी से पहले क्यों बता रही हूँ, क्योंकि चलो मैं यहीं पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। हाँ, मैं ये थ्योरी से पहले क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो आपको थ्योरी नहीं समझ में आएगी। देखो हीमोग्लोबिन का बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है इट इज समवॉट लाइक दिस। समझो मैं ऐसा ड्रॉ करूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब 4 आयरन आयंस होते हैं उसमें। क्या होते हैं? 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। Fe2+, 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 Fe2+। अब ये जो आयरन मॉलिक्यूल्स है ना, इनकी एक एफिनिटी है, मतलब इनकी एक एफिनिटी ऑर्डर है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको हीमोग्लोबिन का अट्रैक्शन या एफिनिटी ऑर्डर बताऊं तो हीमोग्लोबिन जो है वो सबसे ज़्यादा किसको अट्रैक्ट करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। किसको अट्रैक्ट करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, और फिर नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या बोला मैंने? हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी है, सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन किसको अट्रैक्ट करता है? ये ऐसे नहीं बनाती हूं। सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन किसको अट्रैक्ट करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। फिर सेकंड नंबर पे वो किसको अट्रैक्ट करता है? ऑक्सीजन को। और फिर थर्ड नंबर पे वो किसको अट्रैक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या बताया जा रहा है कि मैंने आपको क्या बोला कि ब्लड से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में वाटर होता है, वाटर की मदद से 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ये 3% तो नॉर्मली हर बॉडी में होता है, लेकिन जो मुझे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है ब्लड का, मुझे वो पार्ट देखना है। मुझे आरबीसी का क्या रोल है वो देखना है। आरबीसी के पास एक स्पेशल मॉलिक्यूल है, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं ऑक्सीजन कैरियर। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑक्सीजन कैरियर। क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन मॉलिक्यूल्स है, 4 फेरस मॉलिक्यूल्स है। ये 4 फेरस मॉलिक्यूल्स एक बार में 4 ऑक्सीजन ट्रैप करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ये 4 फेरस मॉलिक्यूल्स एक बार में 4 ऑक्सीजन को ट्रैप करेंगे। एक आयरन 1 ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, ऐसे। तो टोटल कितने ऑक्सीजन ट्रैप हो जाएंगे? 4 ऑक्सीजन ट्रैप हो जाएंगे। ये देखो, एक हीमोग्लोबिन में 4 फेरस मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए वो कितने ऑक्सीजन को ट्रैप करेंगे? 4 ऑक्सीजन को। ऐसे लिख देती हूं मैं, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 आयरन मॉलिक्यूल्स, सो इट विल अट्रैक्ट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू गिव 4 हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या चीज है? कार्बन मोनोऑक्साइड वो धुआं होता है जो आग जब जलती है, कहीं पर आग लगती है तो उसमें से जो काला धुआं निकलता है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो इंसान को मार देता है। क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रेस्पिरेटरी गैसेस को, आपके रेस्पिरेटरी पाइप को चोक कर देता है, ब्लॉक कर देता है। देखो बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, बॉडी के सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन, बॉडी में है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वैसे तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर मैं हीमोग्लोबिन को ऑप्शन दूं, समझो मैं हीमोग्लोबिन हूं, मुझे ज्यादा पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए कि तुमको ऑक्सीजन चाहिए, तो डेफिनेटली मैं कार्बन मोनोऑक्साइड लूंगी, क्योंकि मेरा अट्रैक्शन ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ है। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इट इज पॉइजनस गैस। ये मेरे सेल्स की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, सेल्स को किल कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी पैरालाइज होकर इंसान मर जाता है। ठीक है, तो अगर हीमोग्लोबिन को ऑप्शन मिल रहा है, समझो कहीं पर आग लगी है, बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है, तो अब वहां पर क्या करना चाहिए? लोग बहुत ज्यादा हल्ला मचाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा धुआं उनके बॉडी में जाता है और जिसकी वजह से उनकी जलने की वजह से मौत नहीं होती है, लेकिन वो धुआं अंदर लेने की वजह से उनका ब्रीदिंग सिस्टम चोक हो जाता है और इंसान मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी का जो हीमोग्लोबिन था, जब उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने लगा, मतलब जब आग लगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा था, तो जब हमारे हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने लगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड लेगा, और जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड लेगा, ब्लड में
कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा तो सेल्स के पास भी कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, जिसके वजह से सेल्स मर जाएंगे और इंसान भी मर जाएगा। अब अगर आग लगती है तो फिर प्रिकॉशन क्या करना चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का सोर्स बढ़ाना चाहिए। अब ऑक्सीजन का सोर्स कैसे बढ़ाया जाए, तो सबसे पहले ये एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ मैं, कहीं पर भी अगर आग लगे तो सबसे पहले तो मुंह बंद करो अपना, और फिर कोई भी रुमाल या कोई भी कपड़ा आपके पास होगा तो उस कपड़े को गीले करके अपने नाक को और अपने मुंह को कवर कर दो। क्यों ऐसा, क्योंकि जब आपने अपने रुमाल या कपड़े को गीला किया तो आपने उसमें क्या ऐड किया, वाटर, और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन। भले ही एयर से 10% कम होता है वाटर में ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी कुछ भी ऑक्सीजन से तो कुछ ऑक्सीजन अच्छा है, मतलब बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो, इससे अच्छा है कि कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिले। आप जितना ज़्यादा वाटर अपने मुंह पे कवर करोगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके सेल्स को मिलेगा, और हो सकता है कि फिर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब ना कर कर ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करे। आर यू गेटिंग इट, आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हीमोग्लोबिन का जो अफिनिटी ऑर्डर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज़्यादा है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा नहीं है, तो सेकंड रैंकिंग में ऑक्सीजन आता है। इसीलिए हमारी बॉडी ट्राई करती है कि ज्यादा से ज्यादा बॉडी में ऑक्सीजन जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड ना जाए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो हीमोग्लोबिन हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड को ही चूज करेगा। तो दिस इज हीमोग्लोबिन रोल। किसका रोल है ये, हीमोग्लोबिन का रोल है। देखो ब्लड में दो चीजें होती है, हमने बोला ब्लड से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, तो ब्लड दो चीजों से बनता है, प्लाज्मा और आरबीसी से। प्लाज्मा में वाटर होता है तो वाटर से 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, जो वाटर के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये वर्ड याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर के फॉर्म से जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। और हमारा आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। क्या है हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। मतलब देखो हीमोग्लोबिन, हीम मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका फुल फॉर्म लिखूं हीमोग्लोबिन, तो हीम मतलब क्या होता है, हीम मतलब होता है आयरन। हीम मतलब क्या होता है, आयरन, और ग्लोबिन मतलब क्या होता है, प्रोटीन। तो ये एक आयरन प्रोटीन है जिसके पास 4 आयरन मॉलिक्यूल्स हैं। एक आयरन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इस तरीके से एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसके वजह से हमको मिलता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन आ जाता है, बाइंड कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर हमारा ब्लड ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है हमारे सेल्स और ऑर्गन्स तक। ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल दिख रहा है, हम इसका एक्चुअल प्रोसेस अब पढ़ेंगे। तो आपको ये इंट्रोडक्शन समझा, मुझे पता है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट ही काफी लंबा हो गया है, लेकिन अगर ये समझ में आया है तभी आगे की थ्योरी समझ में आएगी। सो शैल वी मूव अहेड, ऑल राइट। तो अब अगर आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से समझ गया है तो अब थ्योरी समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द थ्योरी। अब हमको यहाँ पर क्या बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट में हम इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब हार्ट और लंग्स का क्या रोल है। सो द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड involved in transport of the respiratory gases, that is CO2 and O2। ब्लड के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से, प्लाज्मा और आरबीसी। ये प्लाज्मा और आरबीसी कौन से गैसेस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, CO2 और O2 आर दी आरबीसीज एंड द प्लाज्मा। मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स है आरबीसी और प्लाज्मा, और ये आरबीसी और प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, CO2 एंड O2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो अब हमको फर्स्ट ट्रांसपोर्ट बताया गया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ऑल राइट। ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड, बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है उसमें से 3%, कितना, 3% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड, ओनली 3% इज ट्रांसपोर्टेड इन अ डिजोल्व्ड स्टेट। डिजोल्व्ड स्टेट मतलब मैंने कौन सा बताया था, प्लाज्मा के थ्रू, वाटर के थ्रू। सो पूरी बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है उसमें से 3% ऑक्सीजन डिजोल्व्ड स्टेट में ट्रांसपोर्ट होता है बाय द प्लाज्मा। द रिमेनिंग 95% इज बाउंड टू द हीमोग्लोबिन। बाउंड मतलब क्या होता है, bind with मतलब combined with। so the remaining 97% of oxygen is bound to the hemoglobin present in the RBCs। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला, 3% ऑक्सीजन वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है और 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आरबीसीज की। क्यों, क्योंकि आरबीसी के पास एक स्पेशल चीज क्या है, आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है जो ऑक्सीजन इसके पास जाता है, इट हैज आयरन, क्योंकि हीम मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। ओके, हीमोग्लोबिन एक्ट एज द रेस्पिरेटरी कैरियर। ये वर्ड अंडरलाइन कर लो, आपको बहुत बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, इट एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी कैरियर। ये ऑक्सीजन कैरी करता है, मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस जो होते हैं ऑक्सीजन और CO2 उसको ये कैरी करने का काम करता है। ओके, सो हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी कैरियर। इट हैज हाई एफिनिटी। एफिनिटी मतलब क्या होता है, हाई अट्रैक्शन।
So it has high affinity for oxygen and it combines with it to form oxyhemoglobin. हीमोग्लोबिन की जो अट्रैक्शन पावर है वो सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है और कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद सेकंड रैंकिंग किसकी आती है? ऑक्सीजन की. सो इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन और जब हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है तो वो हमको क्या देता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन देता है. क्या देता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन. थियोरेटिकली वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, HB मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन. सो वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन हैज 4 आयरन मॉलिक्यूल्स. कितने आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के पास? एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन मॉलिक्यूल्स, ईच ऑफ विच कैन पिक अप अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. हर आयरन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन ले सकता है. हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन मॉलिक्यूल है, मतलब एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को. सो वन हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 4 ऑक्सीहीमोग्लोबिन. क्या मिलेगा हमको फाइनल प्रोडक्ट में? 4 molecules of oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin. So did you understand this part of the theory? Pakka? Shall we move ahead? All right. It is very simple. Okay. ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने देखा कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो 4 आयरन मॉलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं. यहाँ पर मैंने जो एक रिएक्शन लिखा था, मतलब बोर्ड रब करने से पहले मैंने जो एक रिएक्शन लिखा था वहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी थी. मैंने वहाँ पर क्या लिखा था? हीमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स गिव मी 4 हीमोग्लोबिन मतलब 4 ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ऐसा नहीं आएगा क्योंकि अगर मैं यहाँ 4 लिखती हूँ तो मतलब हीमोग्लोबिन का भी अमाउंट 4 हो जाएगा, जबकि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी हमने एक ही ली है. तो ये रॉन्ग है. पिछले वाले इक्वेशन में जहाँ पर मैंने लिखा था, जहाँ पर ये हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था वहाँ पर प्लीज़ ये करेक्शन कर लो. 4 यहाँ नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा. हीमोग्लोबिन विल बाइंड विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ये ऐसा आएगा जैसे मैंने यहाँ लिखा है. सो प्लीज़ ये करेक्शन कर लो आप पिछले वाले पार्ट में जो बोर्ड रब करने से पहले वाला था. सो अब आगे हमको क्या बताया गया है? लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड. ओके, तो अब आगे वाले पार्ट में हमको क्या बताया गया है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमको मिला है, एक हीमोग्लोबिन के साथ जो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज. ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा? हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा ना, ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है ताकि एल्वियोलाई से उसको ऑक्सीजन मिल सके. यू रिमेंबर, हमने वो एल्वियोलाई वाला स्ट्रक्चर देखा था प्रीवियस टू प्रीवियस वाली वीडियो में कि कैसे हमारा जो एल्वियोलाई होता है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डालता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है. प्लीज जाकर देखो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो. एल्वियोलाई का काम क्या होता है? एल्वियोलाई इज अ पार्ट ऑफ लंग्स. तो एल्वियोलाई का काम क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन देना और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना. सो यहाँ पर क्या होगा? दिस ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स. ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है. मतलब लंग्स के पास पहले खाली ब्लड गया था और जब लंग्स से ब्लड निकला तो अपने साथ क्या लेकर निकला? ऑक्सीजन लेकर निकला. सो ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज. और लंग्स से जो ब्लड आता है वो कहाँ जाएगा? वो हार्ट के पास जाएगा. हार्ट से वो जाएगा आयोर्टा के पास और आयोर्टा से जाएगा बॉडी ऑर्गन्स के पास और बॉडी ऑर्गन से कहाँ जाएगा? वो टिश्यूज के पास. मतलब बेसिकली लंग्स से ऑक्सीजन लेकर हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को बॉडी के पास ट्रांसपोर्ट कर देता है. सो लंग्स टू द टिश्यूज वेयर इट readily dissociates to release oxygen. अब जो हमारा ब्लड बॉडी टिश्यूज के पास जा रहा है वो ब्लड बॉडी टिश्यूज को क्या दे रहा है? अपना ऑक्सीजन दे रहा है. मतलब ब्लड लंग्स के पास जा रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और बॉडी टिश्यू के पास जा रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है. तो ये ऑक्सीजन को लेना और देना, मतलब ऑक्सीजन को लंग्स से लेना और बॉडी टिश्यूज को देना, ये कैरियर का काम कौन कर रहा है? ये पोस्टमैन का काम कौन कर रहा है? द कैरियर ओवर हियर इज हीमोग्लोबिन. तो पहले हीमोग्लोबिन ने लंग्स के पास से ऑक्सीजन लिया तो क्या बना? ऑक्सीहीमोग्लोबिन. अब ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन टिश्यूज के पास गया. किसके पास गया? टिश्यूज के पास. तो इसने क्या दिया? जो ये ऑक्सीजन अपने साथ लेकर आया था वो ऑक्सीजन इसने टिश्यूज को दे दिया. ठीक है, ये उसने ऑक्सीजन किसको दे दिया? टिश्यूज को दे दिया. सो दिस इज नोन एज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन. इसको हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन. डिसोसिएशन मतलब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो गया. दिस इज एसोसिएशन. व्हाट इज दिस? दिस इज एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन के साथ हमारा हीमोग्लोबिन बाइंड हो रहा है. एसोसिएशन मतलब जुड़ना, डिसोसिएशन मतलब अलग होना. तो पहले क्या होगा? लंग्स में एसोसिएशन हो रहा है, टिश्यूज में डिसोसिएशन हो रहा है. क्या हो रहा है? लंग्स में एसोसिएशन हो रहा है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है ताकि वो बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन दे सके. और जब लंग्स में एसोसिएशन होने के बाद जब वो ब्लड टिश्यूज के पास जा रहा है तो टिश्यू में क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है. क्या हो रहा है? टिश्यू में डिसोसिएशन. ओके,
All right. However, the degree of saturation of hemoglobin with oxygen depends upon the oxygen tension, that is PPO2. अब यहाँ पर एक टोटली नया वर्ड आ गया है, saturation. डिग्री ऑफ saturation मतलब क्या होता है? सबसे पहला तो saturation इस वर्ड का मतलब समझ लो. What do you mean by saturation? तो saturation मतलब होता है, what do you mean by saturation? Amount of oxygen that can bind with hemoglobin. क्या बोला मैंने यहाँ पर? सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकता है. क्या बोला मैंने? कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन. 100% ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है, 95% ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है, कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकता है. अब एक चीज तो हमको स्टार्टिंग में ही हमने देखी थी कि 3% ऑक्सीजन तो वाटर के साथ बाइंड होता है, मतलब प्लाज्मा के साथ बाइंड होता है. किसके साथ बाइंड होता है? प्लाज्मा के साथ. 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ बाइंड होता है. तो 100% सैचुरेशन आपको मिलेगा ही नहीं. 100% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा ही नहीं. ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा कितना परसेंट सैचुरेट होगा हीमोग्लोबिन के साथ? 97%. कितना होगा? 97. क्योंकि 3% ऑक्सीजन आप कुछ भी कर लो, वो वाटर से ही ट्रांसपोर्ट होने वाला है. ठीक है, क्योंकि वाटर ही H2O. ओके, सो 3% ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर के साथ बाइंड होता है, और बाकी का बचा ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है. तो मतलब कितना परसेंट ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ? 97%. मतलब कितना सैचुरेशन है ऑक्सीजन का? 97%. सैचुरेशन मतलब कितना ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है? 97% ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है, मतलब सैचुरेशन कितना है? 97%. 95% ऑक्सीजन बाइंड होगा तो 95%. सिर्फ 50% ऑक्सीजन बाइंड हो पा रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, तो सैचुरेशन की डिग्री कितनी होगी? 50%. तो सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकता है. जितना ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है उतना सैचुरेशन होता है. ये वर्ड क्लियर हुआ? क्योंकि इसी के ऊपर आगे पूरा एक बड़ा सा ग्राफ दिया गया है बोर इफेक्ट के ऊपर. अगर ये सैचुरेशन का वर्ड क्लियर नहीं होगा तो आपको वो कर्व नहीं समझ में आएगा. सैचुरेशन मतलब क्या होता है? कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकता है. ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 97%. 100% सैचुरेशन कभी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 3% सैचुरेशन प्लाज्मा से ही ट्रांसपोर्ट होगा. ओके, all right. So, however, the degree of saturation of hemoglobin with oxygen depends upon the oxygen tension in PPO2. PPO2 मतलब क्या होता है? Partial pressure of oxygen. मतलब आपके लंग्स में कितना ऑक्सीजन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना सैचुरेशन होगा. अगर ऑक्सीजन ही कम है तो सैचुरेशन ज्यादा कैसे होगा? मतलब बाइंडिंग ज्यादा कैसे होगी? जितना ऑक्सीजन उतना ही सैचुरेशन. ओके, अब पहला पॉइंट क्या दिया गया है? 100% सैचुरेशन इज रेयर. रेयर मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. कभी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ का 3% कम होके यहाँ पे वो ऐड हो जाए, बट ये बहुत ऐसे करोड़ों में कोई एक केस देखा जाता है. ओके, सो 100% सैचुरेशन इज रेयर बिकॉज 3% इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा एंड 97% इज बाउंड विथ हीमोग्लोबिन. 100% सैचुरेशन इज रेयर. मैक्सिमम सैचुरेशन कितना ऑब्टेन देख सकते हैं हम? मतलब मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकता है? 95 to 97%. कितना सैचुरेशन हम देख सकते हैं? 95 to 97% इज एट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई. ये सैचुरेशन कहाँ देखने को मिलता है? एल्वियोलाई में, मतलब लंग्स के अंदर. क्योंकि अगर आपको एल्वियोलाई वाला लेक्चर याद आ रहा है तो वहां पर हमने कुछ ऐसी चीज दिखी थी. समझो ये आपका एल्वियोलाई था. एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना था? 104 mmHg का. और ब्लड, यहां से जो ब्लड आ रहा था, दिस इज ब्लड एंड दिस इज एल्वियोलाई. ओके, सो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना था? 104 mmHg. और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना था? कुछ 40 mmHg. अगर अप्रोक्सीमेट इतना ही वैल्यू था. तो जहां पर प्रेशर ज्यादा है वो कम प्रेशर वाली जगह पे आएगा. इसीलिए एल्वियोलाई ब्लड को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है. क्या देता है? ब्लड को ऑक्सीजन देता है. करेक्ट. और हमने क्या देखा था? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कितना था? 45 mmHg. और लंग्स में कितना था? 40 mmHg. अब जो चीज जहां ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ जाएगी. तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था लंग्स के अंदर और लंग्स से ऑक्सीजन जा रहा था ब्लड के अंदर. तो मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है ब्लड में कहां से आ रहा है? ब्लड के पास क्या है? हीमोग्लोबिन है. क्या है ब्लड के पास? हीमोग्लोबिन है. तो ब्लड के पास ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? एल्वियोलाई से आ रहा है. कहां से आ रहा है? एल्वियोलाई.
तो मैक्सिमम अट्रैक्शन जो देखा जाएगा पूरी बॉडी में वो कहाँ पर देखा जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर। कहाँ देखा जाएगा, एल्वियोलाई में, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसीलिए तो ब्लड जाता है लंग्स के पास ताकि वो लंग्स से ऑक्सीजन ले सके। तो हमारा जो एल्वियोलाई है, जो लंग्स का पार्ट है, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है ब्लड को, ओके। तो ये जो मैक्सिमम सैचुरेशन है ये कहां पर देखा जाता है, एल्वियोलाई में देखा जाता है। समझ में आया अच्छे से, ओके। डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिक्रीजेस विथ द ड्रॉप इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर समझो आपका ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो रहा है, समझो यहाँ पर एल्वियोलाई में इसका प्रेशर कम होते जा रहा है, तो ये बाइंडिंग भी कम होगा। अगर समझो यहाँ पर मैं 104 की जगह यहाँ पर मैं लिख दूँ ऑक्सीजन का सिर्फ 90 mmHg, तो हमारे ब्लड के पास भी कम ऑक्सीजन आएगा। मतलब अगर मेरे ऑक्सीजन सोर्स के पास कम ऑक्सीजन है तो सैचुरेशन कम होगा। इट्स वेरी सिंपल, जितना ऑक्सीजन उतना सैचुरेशन, मतलब जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा। अगर ऑक्सीजन का ही पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, मतलब अगर ऑक्सीजन का ही क्वांटिटी कम हो रहा है, तो सैचुरेशन का क्वांटिटी भी कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही कम है तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या बाइंड करेगा, कुछ भी नहीं, ओके। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिक्रीजेस। सैचुरेशन कब कम होता है, जब आपका पार्शियल प्रेशर गिर जाता है, मतलब जब आपका ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाता है। पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होता है तब आपका सैचुरेशन भी कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है तो हीमोग्लोबिन के साथ कुछ बाइंड ही नहीं कर पाएगा। दिस बिगिंस द डिसोसिएशन ऑफ HbO2। और इसके वजह से क्या होता है, अब समझो आपके पास ऑक्सीजन कम है, तो अब ऑक्सीजन लाना है, तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ है Hb के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ सारा ऑक्सीजन जुड़ गया, ध्यान से देखो इधर पे, हीमोग्लोबिन के साथ सारा ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इधर तो ऑक्सीजन कम होगा ही ना। यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ आया तो अब यहाँ पे कम ऑक्सीजन बचा, तो अब मुझे यहाँ पर वापस ऑक्सीजन बढ़ाना है या मुझे टिश्यूज में ऑक्सीजन देना है। तो अब हमारा ये जो हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन है, इधर देखो ये आपका टिश्यू है, ठीक है, ये आपकी बॉडी के टिश्यू सेल्स हैं, इनके पास ऑक्सीजन कम हो गया है। क्या हो गया, इनके पास ऑक्सीजन कम हो गया है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया है। अब इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको ऑक्सीजन कौन देगा, ये देगा ऑक्सीजन। कौन देगा इसको ऑक्सीजन, ये। और ये ऑक्सीजन कैसे देगा, हीमोग्लोबिन अपने आप से ऑक्सीजन को अलग कर देगा और उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। ये देखो, ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यूज के पास जाता है तो वो अपने हीमोग्लोबिन जो है वो अपने पास से ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो मतलब हीमोग्लोबिन का बेसिकली काम क्या है, ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर आके टिश्यूज के पास छोड़ना, लंग्स से लाना, टिश्यूज के पास छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो लंग्स से ऑक्सीजन ला रहा है, ठीक है, लंग्स से वो ऑक्सीजन लेकर आ रहा है और फिर वो बाद में डिसोसिएशन कर रहा है, मतलब टिश्यूज के पास उस ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है। इतना समझ में आया, ओके। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि जब टिश्यूज का ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मांगेगा, मतलब ब्लड से ऑक्सीजन मांगेगा। तो हीमोग्लोबिन ने अपने साथ जो ऑक्सीजन एसोसिएट करके रखा था, जोड़ के रखा था, अब वो ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देगा, ओके। सो डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स ओवर हियर। अब आगे क्या बताया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि समझो अगर आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, क्या बोला गया है, देखो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg था, क्या बोल रही हूँ मैं, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg था तो सैचुरेशन भी ज्यादा था, 95% था, करेक्ट है। इधर देखो, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mmHg था तो सैचुरेशन 95 से 97% था। अब ऑक्सीजन का ही क्वांटिटी अगर कम हो जाएगा, मतलब अगर ऑक्सीजन का ही अमाउंट 30 mmHg हो जाए तो सैचुरेशन कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 50% सैचुरेशन अटेन किया जा सकता है। मतलब ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो ग्राफ से निकाली जाती है और उस ग्राफ के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो सैचुरेशन कम होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा तो सैचुरेशन ज्यादा रहेगा। क्योंकि सैचुरेशन मतलब क्या होता है, अब आप मुझे बताओ, सैचुरेशन मतलब क्या होता है, कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकता है। जितना ऑक्सीजन है उतना ही हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो पाएगा। अब ऑक्सीजन है ही नहीं भैया, तो कहां से वो बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ। आर यू गेटिंग इट? सो अगर ऑक्सीजन कम है तो सैचुरेशन कम हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो सैचुरेशन भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है हमको, दिस रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एंड ऑक्सीजन टेंशन, मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का जो रिलेशनशिप है कि कितना ऑक्सीजन होगा तो कितना हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, सैचुरेशन का जो डिग्री है
दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपको आगे का सेशन भी अच्छे से समझ में आए, देन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये वीडियो 2 बार देखें, स्टार्ट टू एंड पूरी वीडियो को 2 बार देखें। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। कुछ भी डाउट है या अप्रिशिएशन करना है कि हाँ वीडियो बहुत अच्छी लगी है मैम, नेक्स्ट पार्ट जल्दी डालिए, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए कि यस मैम वी वांट द नेक्स्ट सेशन। अगर इस वीडियो में डाउट है तो पहले इस वीडियो का डाउट क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन डालेंगे, ठीक है? सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ कि हमारे 50% वॉचर्स, व्यूवर्स जो होते हैं, वो वीडियोज़ देख तो रहे हैं, वो कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ जाइए और जाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन पे मैंने बहुत सारी लिंक दी हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक की। हमारे बारे में और जानने के लिए नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स का PDF चाहिए, कुछ रेडीमेड नोट्स हम देते हैं बच्चों को, तो अगर आपको वो नोट्स वगैरह चाहिए तो आप प्लीज़ हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे अप टू रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए भी आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज़, हमारी चैनल में ज्वाइन मेंबरशिप आ चुके हैं, तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए प्लीज़ ज्वाइन मेंबरशिप के ऊपर क्लिक कीजिए, अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से पैकेज सिलेक्ट कीजिए और हमारे ज्ञान लैब फैमिली के मेंबर बन जाइए, ताकि हम आपको पर्सनल गाइडेंस दे सके, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन के लिए साथ में बने रहिए। स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, थैंक यू।